अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया दिन है तो नया मंजर है और है नई शुरुआत। आज एक अहम दिन 30 दिसंबर, साल का इख्तिताम करीब है। वैसे में कई मौज़ूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी ने क्या रुख इख्तियार किया है, इस साल किसका सरमाया कहाँ लगा, कहाँ डूबा, और अगले साल अपना सरमाया कहाँ लगाएं, इस पे होगी शो में बात। इसके अलावा दुनिया बदल जाएगी लेकिन सिंध नहीं बदलेगा। सिंध में बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही, क्यों, कौन है इसका जिम्मेदार, इस पर भी बात करेंगे। और जैसे कि सबको ही पता है कि महंगाई है और शदीद महंगाई है, चाहे जितना भी कमाए महंगाई डाइन खाए जात है। अब ऐसे में बहुत ही सस्ती चीज़ों का बाजार लगा है, लेकिन कहाँ, क्या वहाँ जाना है आसान, इस सब पे करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ तो लंदन से पाकिस्तान वापस आ नहीं रहे। हालांकि शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी, मगर वादा वफा ना हुआ, अहद पूरा नहीं किया गया। इसीलिए वफाकी हुकूमत ने अब शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि शहबाज शरीफ ने अदालत में जमानत दी थी कि नवाज शरीफ लंदन से इलाज कराने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, मगर अब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तो कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम इन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। 2 साल में काफ़ी हद तक मामलात हल कर लिए, इसे भी हल कर लिया जाएगा। मगर वज़ीर दाखिला शेख रशीद को इससे कोई गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं। उनके ख्याल में नवाज शरीफ के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हर पार्टी चाहती है इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वह मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। इस सब पे बात करेंगे। तर्जुमान नवाज शरीफ और मरीम नवाज मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। सुना तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादे के मुताबिक नवाज शरीफ के लंदन से वापस ना आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा ख्याल है वो रिफ्लेक्ट करती है परेशानी हुकूमत की तरफ से। सबसे पहले आपको पता है कि जब ये बातचीत शुरू हुई कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर किसी पब्लिक फोरम पर उसका जिक्र किया और परेशानी जाहिर की कि जी ये कैसे हो सकता है कि जी एक शख्स जो कि जिसको सज़ा हो चुकी है वो वापस आए और वज़ीर आज़म बन जाए, जबकि ये किसी ने नहीं कहा था कि जी वो वापस आके वज़ीर आज़म बनेंगे। जाहिर सी बात है कानून के जितने भी तकाज़े हैं वो पूरा करेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर PMLN के हलकों से की गई कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे। और क्यों ना वापस आएँ, जाहिर सी बात है ये उनका अपना मुल्क है। तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए कि जी वो उसका जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन है, जो हुकूमत ऑलरेडी बहुत दबाव में है अपनी नाअहली की वजह से। आपने देखा कि जो KP के रिज़ल्ट्स आए हैं और उससे पहले जितने भी बाई इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, तो और मईशत की जो बुरी हालत है, तो अब संभल तो नहीं रहा। उसके ऊपर नवाज शरीफ भी ऐलान करते हैं और आने का तहैया कर लें और अनाउंस कर दें, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इन्होंने कहा है कि जी हम तो खुद उनको लाना चाहते हैं। हालांकि कोई भी कॉमन सेंस की बात किसी से भी पूछें, क्यों हुकूमत लाना वापस आएगी, कि नवाज शरीफ जो सबसे बड़े राइवल हैं उनके, वो माने या ना माने इमरान खान के, तो वो उनको क्यों ला के एक ऐसे और ज़्यादा मुश्किल में अपने आप को फंसा लेगी। तो ये सिर्फ प्रीएम्प्ट करने के लिए है कि जी अगर वो आते हैं तो ये जी देखें हमने तो खुद लेके आए हैं, एंड दैट विल बी देयर नैरेटिव। अदरवाइज जाहिर सी बात है हुकूमत आज तक पिछले 1 साल तक कभी कोई आपने सुना था कि जी वो वापस लाने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं। पहले उससे पहले कहते थे शहजाद अकबर साहब कि जी बस अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो लंदन में पहले कहते थे कि जी सब फैसले हो चुके हैं, लेकिन अब वो लंदन की बात तो कर नहीं सकते, तो अब पाकिस्तान के कोर्ट में जा रहे हैं। ज़रूर जाएं, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा ज़ुबैर साहब, क्या आप नहीं समझते कि जब शहबाज शरीफ ने जो हल्फनामा दिया था उन्हें उसका जवाब तो देना चाहिए ना? असल बात है क्या, बता क्यों नहीं देते वो? नहीं, मेरा ख्याल है उसका बड़ा तरीक़ेकार क्लियर है। हुकूमत वक्त को मॉनिटर करना था। हुकूमत वक्त कभी भी चाहे पंजाब की हुकूमत की फेडरल हुकूमत अगर वो रिपोर्ट्स मांगना चाहती है, मेडिकल रिपोर्ट्स मांगना चाहती है और पाकिस्तान हाई कमीशन के थ्रू मांगना चाहती है या डायरेक्टली मांगना चाहती है और उसकी वेरिफिकेशन करना चाहती है, तो वो कर सकते हैं। सो जो अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी
तो वो तो ज़ाहिर है हमने तो नहीं कहा था कि हम हुकूमत को बताएंगे जब भी वो पूछेंगे कि हम नहीं बताएंगे। हम ज़रूर बताएंगे हुकूमत को। पाकिस्तान हाई कमीशन कैन अप्रोच मियां नवाज शरीफ या उनके जो फैमिली के लोग हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस, और हम बिल्कुल बताएंगे। अच्छा सर, कल भी आपका आर्टिकल पढ़ा और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आप कह रहे हैं कि क्या ख़ात्मा होने जा रहा है, योर आर्टिकल द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ऐसी देखें, ज़ाहिर है कोई भी वो शेख रशीद की तरह तो नहीं एक्सपर्ट होता जो ये बता सके कि दिसंबर के बाद जनवरी आने वाला है। वो तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से निशानियां होती हैं, जिस तरह से बहुत सी चीज़ें जो 4th ईयर वैसे भी पाकिस्तान जमहूरी तारीख़ में बड़ा ख़राब होता है किसी भी हुकूमत के लिए, और ये कोई पहली हुकूमत नहीं है। लेकिन इस हुकूमत के लिए जितने चैलेंजेस चौथे साल में शुरू हो चुके हैं वो पहले किसी की भी हुकूमत को नहीं थे। वो तो पहले ज़बरदस्ती को कॉन्स्पिरेसी के थ्रू निकाला जाता था। अब तो जो मैंने बिल्टअप किया है वो 2 बेसिक सिनेरियो हैं, 3 है बेसिकली। एक तो उनकी पॉपुलैरिटी है जो श्रिंक हो रही है, डे बाय डे श्रिंक होती चली जा रही है, और उसका एविडेंस कोई मैं और आप तो नहीं बैठ के तज्जिया कर रहे कि जी क्या इमरान खान अब उतनी पॉपुलर हैं जितने पहले थे। वो मैंने जिक्र किया है कि जी 14 बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें से 13 रूलिंग पार्टी आ रही है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी रूलिंग पार्टी नहीं आती। सूबाई हुकूमत भी, फेडरल हुकूमत भी आपकी, केपी में नौशहरा में जो परवेज़ खटक की सीट थी वहाँ आ रहे, कराची में जो अपनी सीट थी उसमें 5वीं पोजीशन पर आए, और फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए और उसमें कैंटोनमेंट के इलाकों में जहाँ कहा जाता था कि जी PMLN पॉपुलर नहीं है, PMLN ने स्वीप किया पिंडी में और लाहौर में। फिर सबसे बड़ा जो हुकूमत को धचका लगा केपी के इलेक्शन में, और उसके साथ साथ पॉपुलैरिटी के हवाले से बाय द डे पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और उसका उन्होंने रिएक्शन भी किया इमरान खान साहब ने। आपने देखा कि उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया अक्रॉस पाकिस्तान, और फिर उसके बाद जो मईशत की सूरत हाल है, मैंने अपने आर्टिकल में सिर्फ ये कहा है कि ये अच्छी चीज़ है कि इमरान खान ने महसूस किया है कि जी बहुत ख़राब सूरत हाल है, इस वजह से उन्होंने तहलील कर दी है तमाम ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जो वो रीज़न बता रहे हैं और तमाम PTI की लीडरशिप बता रही है कि हम हार इसलिए रहे हैं कि हमने गलत टिकट अवॉर्ड किए थे, गलत टिकट नहीं अवॉर्ड किए थे, वो भी एक रीज़न होगा, लेकिन वो बहुत छोटा रीज़न है। असल रीज़न ये है कि आपने जो वादे किए थे पाकिस्तानी कौम के साथ, जिसकी कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, उसके ऊपर आप कहाँ खड़े हैं। उधर आपने सिर्फ ये नहीं कहा था कि आप थोड़ी सूरत हाल इम्प्रूव कर देंगे, आपने कहा था कि एक ऐसा पाकिस्तान, रॉटन पाकिस्तान, ओल्ड पाकिस्तान को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, डिसमेंटल कर दूंगा, और उसके बदले एक नया पाकिस्तान होगा जहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, जहाँ सबके पास नौकरियाँ होंगी, सब बच्चे जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर बैठे हैं वो स्कूल जाएंगे, सबको साफ पानी मिलेगा पीने के लिए, थाना कचहरी कल्चर ख़त्म हो जाएगा, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गवर्नेंस, करप्शन का नैरेटिव पूरे तरीके से पिट गया। उस आर्टिकल में मैंने जिक्र किया, क्योंकि नॉट ओनली कि जी वो जो ऑपोजिशन के खिलाफ आपने करप्शन को इस्तेमाल किया और ब्रूटैलिटी से इस्तेमाल किया, नैब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया, लेकिन वो बिल्कुल बैकफायर हो गया। ये पहला मौका है 3.25 साढ़े 3 साल में कि PMLN का एक लीडर भी अंदर बंद नहीं है। सो वो एफर्ट ना सिर्फ ख़राब हुई, बल्कि पता चला कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि हर साल जब से इमरान खान की हुकूमत आई है पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि करप्शन पाकिस्तान में तमाम एविडेंस ये है। फिर स्कैम्स हमने देखे, शुगर के, वीट के, LNG के, दवाइयों के, जो निशानदेही करते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ खड़े हुए देख रहे हैं और उनके अपने मिनिस्टर्स पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो यही जब आप, और फिर क्या आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये मैंने जिक्र किया। क्या आपके पास टीम है, क्या आपके पास कैपेसिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, कॉम्पिटेंस है आपकी टीम के पास कि वो यहाँ से मुल्क को उस मुश्किल से निकाल सकें? मेरा नहीं ख्याल है कि ये सब कुछ हो सकता है। इस वजह से दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब जाहिर सी बात है वो जितना जल्दी महसूस करेंगे, या तो खुद तहलील करते हैं असेंबलियों को और इलेक्शन कॉल करें, या फिर एक लेम डक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो खान को नहीं जचता,
लेम डक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अगले 1.5 साल और घसीट घसीट के चलें और लोगों की तरफ से बदवाएं मिलें, गालियां पड़ें, परफॉर्मेंस ख़राब होती चली जाए, पॉपुलैरिटी गिरती चली जाए, उससे ज़्यादा ये अच्छा होगा जो खान को हम जानते हैं कि एक बोल्ड हैं, करेज है, बोल्ड डिसीजन लें कि ठीक है मैंने ट्राई किया था, उसकी जो भी रीज़न दें कि माफियाज ने नहीं चलने दिया, फलाने ने नहीं चलने दिया, ऑपोजिशन ने नहीं चलने दिया, मुल्क में इतने ख़राब हालात थे कि उसको ठीक करना पहले टर्म में सही नहीं था, अब मुझे एक ऐसा मैंडेट चाहिए एंड सो ऑन। दुनिया भर में ऐसे होता है कि अर्ली इलेक्शंस कॉल होते हैं, तो व्हाई नॉट। सो डज ही वांट टू बी फोर्स्ड आउट, शुड ही डिसाइड ऑन हिज ऑन कि डिसॉल्व करें और फिर जाएं अवाम के पास। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक इशू है, आपकी जमात जो है उसमें नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, ये आम तासुर है। गुज़िश्ता दिनों राना सनाउल्लाह हमारे मेहमान थे, तो हमने उनसे भी सवाल किया था। राना सना का ये कहना था कि चूँकि जब कोई अहम मशवरा करना होता है तो वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज़ शरीफ से रहनुमाई ले ली जाती है, तो राना सना के ख्याल में नवाज़ शरीफ का फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आना ज़रूरी नहीं है। आप क्या कहेंगे, आना चाहिए नवाज़ शरीफ को, नहीं आना चाहिए? मैं तो जाहिर सी बात है मेरी समझ बूझ उतनी तो नहीं जितना मियाँ नवाज शरीफ की समझ बूझ है सियासत के हवाले से, और उन्होंने जाहिर सी बात है 40 साल से ज़्यादा हो गया उनको सियासत में, और अगर एक चीज़ जो उनकी सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ है वो पेशेंस है। आम शख्स के लिए, मेरे आपके लिए शायद उस किस्म का मुशायरा करना कि आप पेशेंटली इंतज़ार करें, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ख़राब होने दें और फिर गिरने दें। पहले जब 2000 में उनको निकाला था, एग्ज़ाइल में भेजा था, तो बहुत से PMLN के स्टॉलवर्ड्स थे जो मेरा ख्याल है कुछ 70-80% जो थे वो PMLQ बन गई थी, बिकॉज सब ने ये महसूस किया कि ये जी नवाज शरीफ अब हिस्ट्री हो गए हैं और अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। और वो पेशेंटली जद्दा में बैठे थे, कोई ऐसी बड़ी बड़के नहीं मार रहे थे, कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे थे। वो टाइम जो होता है बहुत सी चीज़ों को प्रूव करता है अदरवाइज, और वही उन्होंने शो किया और अब भी ऐसे ही है। कब उनको आना चाहिए, आई थिंक द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड विल बी मियाँ नवाज शरीफ। बट मैं इतना बता दूं कि जाहिर सी बात है उनको मशवरा देते हैं, पार्टी लीडरशिप मशवरा देती है, और पार्टी लीडरशिप ये तो सब मुत्तफिक हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो सबसे बड़े हरीफ है इमरान खान के इस वक्त वो मियाँ नवाज शरीफ ही है। अगर साउथ पंजाब में जो वोट पड़े थे वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर पड़े थे। कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पिंडी कैंट में जो वोट पड़े थे वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर पड़े थे, या नौशहरा में परवेज़ खटक के इलाके में जब वोट पड़े थे तो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर पड़े थे। सो ही इज़ द बिगेस्ट राइवल। अगर वो समझते हैं कि वहाँ लंदन से बैठ के वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं तो उनको लंदन में बैठा रहना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान आने का वक्त हो गया, लेकिन ये हम बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो बैठ के यहाँ शेयर करेगा कि वो कौन सी तारीख को आएंगे। वो बिल्कुल उस टाइम पर आएंगे जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और लोग बेताब होंगे कि नाउ इज़ द टाइम फॉर हिम टू कम बैक एंड लीड द कंट्री। अच्छा ज़ुबैर साहब, हुकूमत जो है वो मिनी बजट ला रही है, सैकड़ों अशिया पर टैक्स छूट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। हुकूमत तो ये कहती है कि मुल्क भर में तो सबको छूट नहीं दे सकते, और तर्जुमान वजारत ख़जाना भी ये दावा कर रही है कि इससे महंगाई नहीं होगी, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना तो सूबाई हुकूमत का काम है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे बच्चों वाली बातें। मुझे सबसे बड़ा जो मसला, पहले हम जो बात कर रहे थे ना बिगनिंग ऑफ द एंड के, जी नहीं एक्सेप्ट कर रहे इमरान खान साहब। 350 बिलियन रुपए का बोझ जब पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेगा, डायरेक्टली किसी पर पड़ता है, चाहे वो बिजनेसेस की आप सब्सिडी विदड्रॉ करें, वो फिर पास ऑन किसको करेंगे? वो अवाम को पास ऑन करेंगे ना। तो अवाम को 350 बिलियन रुपए का जब बोझ पड़ेगा तो उससे महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा? जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो उससे महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा? जब बाकी चीज़ों की एसेंशियल आइटम्स को जब आप जनरल सेल्स टैक्स सब चीज़ों का 17% कर देंगे तो वो एडिशन होगा ना। एक आम शख्स जो होता है उसको इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि चीनी में सेल्स टैक्स
5% है या 17% है, उसको ये पता होता है कि 110 रुपए की किलो की चीनी है, और वो 110 से 125 की हो जाएगी, तो उसको ये कोई तसल्ली नहीं होगी, अच्छा इसमें सेल्स टैक्स में इजाफा हो गया, उसके लिए महंगाई, उसके लिए कीमत बढ़ जाएगी, उसकी पॉकेट पर बोझ पड़ेगा, उसकी जेब में पर बोझ पड़ेगा, उसके लिए अपना बजट बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। सो मेक नो मिस्टेक कि 350 बिलियन रुपए का जब मिनी बजट आएगा तो उसकी वजह से अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, और उसकी वजह से जो MNAs हैं, जो PTI के अपने MNAs हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात में इजाफा होगा जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अगर बिल्कुल फ्रीली अगर कोई भी ऐसा दबाव ना हो PTI के MNAs पर, तो PTI के 90% चलें छोड़ दें, आप 50% MNAs क्यों वोट डालेंगे? मतलब उसकी रीजन क्या है कि जी और एक हम महंगाई, अभी KP के इलेक्शन में इतनी धुनाई हुई है और उसमें सबसे बड़ी वजह कहते हैं कि जी महंगाई। अभी आप उसके 2 हफ्ते के बाद एक और बिल पास करें जिसमें और ज्यादा महंगाई हो, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, वो दबाव डाल के, डरा धमका के, प्यार मोहब्बत से, जो भी तरीक़ेकार पाकिस्तान में होते हैं वोट लेने के लिए, हुकूमत के लिए, वो सब किया जाएगा। लेकिन वो मजबूरी जब होगी, जब वो कराची में या खुशाब में या कोयटा में MNA जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि अवाम का रिएक्शन क्या है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये बहुत ही बैडली नेगोशिएटेड है IMF के साथ। ये इतना ख़राब है, मैं आपको ये बताता हूँ कि बड़ी बड़ी हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगते हैं कि IMF के सामने बिक गए। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इस हुकूमत से ज़्यादा कभी किसी ने अपनी सोवरेनिटी का सौदा नहीं किया। जो सऊदी अरब है, जो हमारा दोस्त है, पहले तो वो कभी लोन नहीं देता था, वो कई दफ़ा आपको ज़्यादातर ग्रांट दे देता था। $1 बिलियन का दे दिया, $1.5 बिलियन का दे दिया। चलें जी, उन्होंने कर्जा दे दिया, आपको कर्जा दिया 4% पर। 4% इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर दुनिया में बहुत हाई तस्वर किया जाता है। अगर वही सऊदी अरेबिया जो US ट्रेजरी में भी पैसे जमा रखवाती है, UK में भी जमा कराती है, उनको 4% नहीं मिलता, तो पाकिस्तान 4% दे। फिर सिर्फ ये 4% नहीं दे रहा कि 72 घंटे में, अगर वो कभी भी मांग सकते हैं सऊदी अरेबिया वाले, 72 घंटे में पाकिस्तान ने वापस देने, और अगर पाकिस्तान नहीं देगा 72 घंटे में, तो पाकिस्तान का कोई भी एसेट पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर उसको गिरवी रखा जा सकता है। ये सऊदी अरेबिया के साथ शराइत है, IMF को तो छोड़ते हैं आप। और अगर पाकिस्तान 72 घंटे में नहीं देगा, तो सऊदी अरेबिया का राइट है कि वो IMF को या दूसरे लेंडर्स को कहे कि जी पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दें। अरे आप मुझे बताएं कि इतनी क्या मजबूरी है, इतनी परेशानी है। और आप अगर वो वीडियो कल की चला सकें, परसों की, जो शाह महमूद कुरैशी साहब सऊदी अरेबियन एम्बेसडर से मिल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि कर्जा हम दे रहे हैं उनको, बजाय कि ये लगे कि हम कर्जा ले रहे हैं और हम ऐसे बैठे हैं और उनको इतनी उसको कदर दें कि आप थैंक्स बोलते हैं ना कि भाई किसी ने आपके ऊपर इतनी मेहरबानी की। तो इतने बुरे टर्म्स अगर आपने सऊदी अरेबिया से किए, तो IMF से तो आप सोच लें कि आपने क्या किया। प्लस वो एक और बिल पास हो रहा है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के सिलसिले में, वो भी बिल्कुल गिरवी, जिसको कहते हैं ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आंसरेबल नहीं होगा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आंसरेबल नहीं होगा, IMF को आंसरेबल होगा। अगर IMF कहेगा कि अगर आप कर्जा, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट आई है, तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF से पूछना पड़ेगा, तो फिर स्टेट बैंक का फायदा क्या है? फिर वो सेंट्रल बैंक हमारा तो नहीं हुआ। कितने नोट प्रिंट कर सकता है? नहीं प्रिंट कर सकता। डॉलर पीक इस्तेकाम करने के लिए किस तरह से मार्केट में जाके उसको प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो सब IMF फैसला करेगा, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं फैसला करेगा। और सबसे सितम शरीफी की बात यह है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो IMF के एम्प्लॉई हैं, रजा बाकर। मतलब या तो ये हो ना कि वो नौकरी छोड़ के आए थे, वो नौकरी छोड़ के नहीं आए, वो एम्प्लॉई हैं IMF में, वहां से छुट्टी लेके आए हुए हैं। जिस दिन वो यहाँ खत्म हो जाएंगे स्टेट बैंक के गवर्नर, वो वापस उधर ही चले जाएंगे। जैसे इससे पहले वो हफीज शेख साहब, मैं हमेशा ये कहता था कि मेरा कंसर्न ही ये है कि भाई आपका मुल्क है, आप अगर खिदमत करने आते हैं, ये कौन सी खिदमत होती है कि जब आपको झंडा लगने का वादा किया जाता है तो आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और झंडा लग जाता है एयरपोर्ट के बाहर जो कार खड़ी होती है,
और जिस दिन आपका झंडा उतरता है उस दिन आप जहाज पकड़ के बाहर चले जाते हैं। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है? उसकी लॉयल्टी, उसकी कमिटमेंट कैसे हो सकती है? और ये उस शख्स के नीचे जो इमरान खान सबको लेक्चर देते रहे हैं कि जी यहाँ अगर आपने मुल्क की खिदमत करनी है तो उसमें आपको पाकिस्तानी होना और पाकिस्तान के साथ हुलवत नहीं करना। बाहर जाते हैं लोग, हज़ारों लाखों पाकिस्तानी से, और हम कदर की निगाह से देखते हैं, जो काम करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, या जो भी रीजंस होते हैं। बट ये कौन सा नौकरी का तरीका होता है कि जी सन 77 में पहली दफ़ा हफीज शेख बाहर गए थे, आज 2021 है, वो उसी वक्त पाकिस्तान आए हैं जब गाड़ी पर झंडा लगा है, उसके बगैर वो पाकिस्तान नहीं है। रज़ा बाकी साहब का भी वही हाल है। अब यहाँ शुरुआत है, पता नहीं कितने अरसे तक रज़ा बाकी साहब ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद होगी बात, रही है हमारे साथ। वेलकम बैक। आप जो कमाते हैं कितना बचाते हैं, और जितना बचाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब बचत जो आमतौर पर सरमाकारी में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ फ़ायदा हो जाए, ताकि बेशतर लोग बचत से प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, कुछ शेयर्स में सरमाकारी कर लेते हैं, और बाज़ के नज़दीक डॉलर, सोना और इन सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ज़्यादा मुनाफा बख्श है। मगर 2021 में पाकिस्तानियों की सरमाकारी एक नई राह पर चल पड़ी है। अब ये तब्दीली सरकार का असर है या फिर हवा कहीं और की है कि लोगों ने धड़ाधड़ बिटकॉइंस में सरमायाकारी की है और मुनाफे की दौड़ में प्रॉपर्टी, शेयर्स और दीगर शोबों को पीछे छोड़ दिया। 2021 में बिटकॉइंस सबसे ज़्यादा 87% मुनाफे में रहा, जबकि रियल स्टेट सालाना 23% मुनाफे के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुतारिफ करदा रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का मुनाफा डॉलर्स में 18% और पाकिस्तानी रुपए में 11% रहा। जिनके असासे डॉलर्स में थे, उनकी दौलत में पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरने से 11% इजाफा हुआ, और जिनके असासे सोने की शक्ल में थे, उन्हें 10% इजाफा हुआ। ट्रेजरी बिल्स में सरमाकारी करने वालों को 8%, जबकि शेयर होल्डर्स को सिर्फ 1% ही मुनाफा हो सका। मगर सबसे अहम बात यह कि बिटकॉइन में सरमाकारी से इस वक्त पाकिस्तानियों के असासे 20 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। यानी पाकिस्तानियों के पास मौजूद क्रिप्टो करेंसी के असासे स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादले के ज़खायर से भी ज़्यादा ही एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब अफरात ज़र बढ़कर 11% पर पहुंच चुकी है। अफरात ज़र की इस शरह में अगर किसी असासे ने गैर मामूली मुनाफा दिया है तो बिटकॉइन है। साल के इब्तिदा में कीमत $32,000 थी, नवंबर में $69,000 तक जा पहुंची, और दिसंबर के आखिर में बिटकॉइन की कीमत गिरने के बावजूद $50,000 की सतह पर मौजूद है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है, मगर इसके बावजूद ना सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, बल्कि अब तो बिटकॉइन को असासों में शामिल भी किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के हामी तुर्क हुकूमत के हालिया इक़दाम की तरह हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि वो भी बगैर किसी टैक्स के करोड़ों रुपए यौमिया ट्रेडिंग करने वाले एक्सचेंजेस पर भी टैक्स लगाए। इस तरह कौमी आमदन में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी हुकूमत से क्रिप्टो के हवाले से रेगुलेशंस लाने की सिफारिश की है। इस सब पे हम बात करेंगे। पैनल हमारे साथ पूरा मौजूद है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के उमैर नसीर मौजूद है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल रियल एस्टेट कंसल्टेंट हसन मलिक मौजूद हैं, और तज्ज़ियाकार अदील अज़हर भी हमारे साथ मौजूद है। लेट्स स्टार्ट विद उमैर नसीर साहब। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताइएगा कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस साल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइन में, तो ये क्या ट्रेंड शो करता है? हालांकि काफ़ी इस हवाले से नेगेटिव न्यूज़ भी आती रही, लोगों के पैसे डूबते भी रहे, बट स्टिल दे वर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग। तो बताइए। शुक्रिया बहुत बहुत अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी, जैसे कि हमने देखा है कि ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि लोगों ने वो एवेन्यूज़ ढूंढे जिसमें वो अपने घर बैठे आराम से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकें, जिसमें किसी हद तक स्टॉक भी शामिल था। पर क्रिप्टो एक ऐसी एसेट क्लास थी जो कि नई उभरती हुई एसेट क्लास हमारे सामने आई, और हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया पाकिस्तान में भी। और उसकी जो मेन वजह ये है कि जो उसको ऑपरेट करने का ईज़ ऑफ ऑपरेशन है वो एक मेन ड्राइवर था।
आप एक सिंपल ऐप के थ्रू उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई रेगुलेटरी बॉटलनेक्स नहीं है, केवाईसीज बहुत कोई स्ट्रिंजेंट नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जब अकाउंट खुलवाना होता है तो आपको एक मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। तो हमें लगता है कि ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया, और इसमें आपको लेवरेज भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप के पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसके मल्टीपल टाइम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को, खास तौर पे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक्साइट किया, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक एज एसेट क्लास कंसिडर किया इन 2021। ओके ओके। अच्छा, मैं अदील भाई से पूछूं, अदील भाई आपने साल 2021 में कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना मुनाफा मिला? मैं अगर आपको ये बोलूँ, या उमैर ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज़ किया है कि आपके जो मिलेनियल्स हैं या वो जो उसके बाद वाली जनरेशन है, पता नहीं जनरेशन एक्स कौन कौन सी आ चुकी हैं, उनमें क्रिप्टो जो है वो बहुत पॉपुलर है। और वो इन्वेस्ट, मैं अगर अपने बच्चों की भी बात करूँ तो उन्होंने वाकई इस साल क्रिप्टो को ट्राई किया एंड दे हैड बीन प्रीटी फेयरली सक्सेसफुल इन दैट। मैं बड़ा कंजर्वेटिव हूँ इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। मैं अभी भी दैट ओल्ड स्कूल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल उस पर बिलीव करता हूँ। जैसे कि टॉप लाइन सिक्योरिटी की आप रिसर्च का जिक्र कर रहे थे, जस्ट 1% रिटर्न। और मेरी टॉप लाइन में ही इनके एक सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि दिस इंक्लूड्स द डिविडेंड यील्ड एज वेल। उमैर में करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग देयर। सो डिविडेंड मिलने के बावजूद, दैट मीन्स अगर आप ट्रेडिंग शेयर्स वगैरह में खेलते हैं जो ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते, तो यू एक्चुअली हैड अ लॉस दिस ईयर। आपने अपनी मैं यही कहूँगा कि फॉर मी 2021 एज फार एज इन्वेस्टमेंट वर कंसर्न वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर, बिकॉज मैं थोड़ा सा आई वुड से कि ना मैं आरडीआई की जो टारगेट मार्केट है उससे बिलोंग करता हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट की बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना अंडरसीज पाकिस्तानियों में से हूँ मैं। ना मैं क्रिप्टो के बारे में अभी तक थोड़ा सा आई वुड से स्केप्टिकल हूँ मैं, माई बैड परहैप्स, बट आई एम अ कंजर्वेटिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड दिस वाजंट अ ईयर। अच्छा, आप जो है वो उसके हवाले से डाउटफुल है, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि आप हमें ये निज़ाम दे दें, हम कर्जा उतार देंगे। देखिए, बातें तो बहुत सारी। अब ये 20 बिलियन का नंबर भी, $20 बिलियन का नंबर जो है एक मार्केट में फ्लोट हो गया है। ये FPCCI की तरफ से, ये बेसिकली उनके एक स्पीच में जिसमें वो रेगुलेशन की बात कर रहे थे उनके चेयरमैन, उनकी तरफ से ये एक नंबर आ गया था। ये गेस्टिमेट्स हैं, ठीक है जी। अब ये नंबर क्या है, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं जितना है नंबर। ये मैं खुद बड़ा हैरान जब ये 20 बिलियन का नंबर आ गया। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और ये बज़वर्ड आ गया ना 20 बिलियन, और हमारे पास एक कंपैरिजन में आ गया कि यार स्टेट बैंक के पास 18 बिलियन। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है, इट हैपन्स मोस्टली ऑन अ पीयर टू पीयर बेसिस। ये एक इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ तरीका है। एक ऐप है बाइनेंस, बड़ी मशहूर ऐप हो गई है, दैट हैज़ एक्चुअली मेड इट वेरी ईजी। और जैसे कि अभी उमैर ने ये बताया, ना कोई KYC रिक्वायरमेंट है, ना आपको कुछ उसमें अपना डिक्लेयर करना पड़ता है, ना कोई टैक्स आपको देना पड़ रहा है। और आपको पता है कि जहाँ कहीं टैक्स से ज़रा, अब मैं स्टॉक मार्केट में आता हूँ, इतने छोटी छोटी चीज़ों पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्म्स आपको भरने पड़ते थे। अब तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दिया SECP ने इस प्रोसेस को। लेकिन क्रिप्टो एक आइडियल पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बन के आपको नजर आई कि ना वो टैक्स पे होना है, ना कुछ है, ना स्टेट बैंक, वो सॉरी आपके FBR रिटर्न्स में मुझे इनकम टैक्स रिटर्न्स में कुछ दिखाना है, ना कुछ करना है। एक कन्फ्यूजन था इस साल काफ़ी ज़्यादा। ये 20 बिलियन का नंबर और हम कर्जे उतार देंगे पाकिस्तान के, सी रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ रियल एस्टेट, वेदर इट इज़ क्रिप्टो, वेदर इट इज़ स्टॉक मार्केट, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। और रेगुलेशन ना करके इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रही होती है। बट ये कह देना कि जी इससे आप पाकिस्तान के कर्जे उतार देंगे और ये कर देंगे, यार ये मेरे ख्याल से कोई अपनी ज़िंदगी में हम 8वीं 10वीं चीज़ सुन रहे हैं जिससे पाकिस्तान के कर्जे उतर रहे हैं, उतर नहीं रहा है कर्जे। ओके, आपने रियल एस्टेट की बात की तो हम एहसन मलिक के पास चलते हैं। एहसन भाई, ये काफ़ी पुरानी ये बात है कि जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो तो रातों रात डबल हो जाते हैं मामला। वैसे हर काम में मेहनत लगती है, ठीक है ना, लेकिन एक आम तासुर पाया जाता है कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस ये तो अरबों में खेल रहा होगा। लेकिन इस साल देखें तो हम सेकंड नंबर पे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो क्या यहाँ वाले लोग भी क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जी जी, ये क्रिप्टो, बिटकॉइन और गोल्ड क्वेस्ट, ये जितनी भी ऐसी कमोडिटीज़ हैं, ये सारी शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती हैं। और अगर आप पाकिस्तानीज़ को लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इंक्लूड करें, तो एक बहुत छोटा नंबर होगा जो इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है। लोगों का जो मेनली ट्रस्ट है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे है
कि एट द एंड उनके पास एक पीस ऑफ लैंड बच जाता है, चाहे मार्केट ड्रॉप भी हो जाए तो एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। जिसने अभी उमैर साहब ने बात की और दूसरे भाई ने बात की, और आपने स्टार्ट में कहा कि जी 23% या समवेयर इतना, जो एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी उसमें 23% इंक्रीज आया। मुझे इस पे इख्तलाफ है। मैं आपको नाम कोट कर देता हूं, बेशक आप वेरीफाई कर लें, फिगर चेक कर लें। अगर हम सिर्फ बेस ऑन 2021 को करें, जनवरी से, आप डीएचए मुल्तान ले लें, आप डीएचए भावलपुर ले लें, डीएचए कोयटा की प्राइसेस ले लें, वो डबल से प्लस हुई हैं। और क्रिप्टो में जो फिगर्स मैंने देखे हैं उनमें पैसे डबल से प्लस नहीं हुए, बल्कि एक न्यूज़ आती है तो ऐसे श्रिंक होती है, ऐसे ब्रेक होती है। जैसे भी आपने बताया कि 50,000, वो मैंने कल रात को भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो वो कोई 46,000 और 47,000 के ऊपर इस वक्त चल रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, पर गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इनको चीज़ें तब याद आती हैं जैसे डबल शाह एक ज़माने में था, लोगों से वो पैसे ले रहा था, लोगों को दे रहा था। इनको बहुत बाद में जा गई और फिर जाके इन्होंने पकड़ा। अभी मेरे नॉलेज में एक चीज़ आई है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये बिटकॉइन की, जिसके ऊपर एफआईए ने नोटिस लिए हैं और लोगों को जिन अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन अकाउंट होल्डर्स को एफआईए की तरफ से बुलवाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारा मिजाज बेसिकली चेंज हो गया है फैसल भाई। एक टाइम था जब आप एक बिजनेस कर रहे होते थे, कोई जॉब कर रहे होते थे, उसकी सेविंग को उठा के आप रियल एस्टेट सेक्टर में डाला करते थे। अब भी लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर को भी एज ए ट्रेडिंग यूज करना शुरू कर दिया है और उसके अंदर लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, डिलीवरी भी हुई है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी ले आए, हर दफ़ा एक नया, जब मार्केट थोड़ा सा बेहतर होती है, जब मार्केट चलने लगती है, एक नया बाबू, एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है, जिससे कि पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में। जैसे कि अभी आजकल अगर आपने देखा होगा, डिबेट चल रही है पूरे मुल्क में एफबीआर वैल्यूएशन के टेबल के हवाले से, और उसको हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ सेटल डाउन हो जाए, और जिस पे गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है और हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड है कि हम ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू पे गवर्नमेंट के 3 अदारे मुत्तफिक नहीं हो पाते कि आपके एक प्रॉपर्टी की वैल्यू, एफबीआर वैल्यू उसको अलग वैल्यू करता है, डिप्टी कमिश्नर प्रोविंशियल उसकी अलग वैल्यू करता है, कैंटोनमेंट उसी प्रॉपर्टी की अलग वैल्यू करता है, और मार्केट वैल्यू कुछ होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक ऑफिशियल वैल्यू डिक्लेयर हो जाए और एक मार्केट वैल्यू हो, जो कि ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चले, लोगों को कंफर्ट मिले और कंफ्यूजन ख़त्म हो। अच्छा, इससे पहले कि आदिल भाई मैं आपसे इस पर कमेंट लूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उमैर से मैं बात करूँ। उमैर, हमने 2021 में तो ऑब्वियसली देखा ट्रेंड, द होल वर्ल्ड इज़ रनिंग आफ्टर द बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो एंड ऑल। 2022 में भी क्या आप यही ट्रेंड देख रहे हैं या फिर कुछ ट्रेंड बदलेगा? लोगों का एतमाद इस डिजिटल करेंसी पे मज़ीद बढ़ने जा रहा है, या लोग जो जितना भी बैकफायर हुआ है सारे मामला, उसमें लोग थोड़ा सा अपना हाथ यहाँ से खींचेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं 2021 में, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, और जो लोग इस पे बेट ले रहे हैं उनका ये बिलीफ है कि फ्यूचर में आगे जाते हुए ये एक एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी यूज हुआ करेगी। तो उसको देखते हुए वी कैन नॉट रूल आउट के आगे जाते हुए हमने देखा है कि यूएस और कुछ कंट्रीज में इसको लीगली अलाउ किया भी गया है। तो हम हो सकता है कि हम आगे जाते हुए किसी पॉइंट इन टाइम पे अगले 5 सालों में या 10 सालों में इसको जो है लीगलाइज होते हुए देखें और एक फॉर्म के थ्रू आते हुए देखे। लगता है ऐसा ही है कि जो इकोनॉमिक हालात हैं हमारे, उसमें हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस में अगर हम आज भी देखें तो ऑयल जो है $80 पर बैरल जो है टच करने वाला है। तो जो हमारी चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए लगता है कि जो आपकी यूजुअल एसेट क्लासेस हैं जिसमें स्टॉक मार्केट है,
वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। ऑल्दो आई बिलोंग टू दिस सेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक हालात शायद काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और इकदाम लेने की ज़रूरत है। तो लगता यही है कि शायद जो थोड़ा सा जिसको स्पेकुलेटिव आप कह लें एसेट क्लासेस, उसमें कुछ हद तक जो है प्रॉपर्टी भी आ जाता है, बट प्रॉपर्टी में आप देखें कि जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिसमें एमनेस्टी स्कीम थी, जिसमें आरडीए से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नया हाउसिंग स्कीम है, हमें लगता है कि वो भी जो कंसेशनल फाइनेंसिंग लोगों को मिल रही होगी वो आगे जाते हुए काफ़ी बेनिफिट देगी, और शायद ये एसेट क्लासेस 2022 में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। बाकी एसेट क्लासेस का जहाँ ताल्लुक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस हैं और जो हमारे प्रायर एक्शंस हैं वो टाइमली कंप्लीट हों, और जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज हैं वो एड्रेस हों, और अगर कमोडिटी प्राइसेस में कुछ रिलीफ आता है तो वो इन्फ्लेशनरी जो हमें प्रेशर्स नज़र आ रहे हैं अभी, उसमें अगर कुछ कर्टेलमेंट होती है तो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर हो सकता है। ओके, तो अदील भाई, सेम क्वेश्चन टू यू। अगर आपने हसन भाई का भी अगर रिस्पॉन्स करना है तो इस रिस्पॉन्ड करना है तो मुझे बताइएगा। प्लस ये कि साल 2022 लोगों का ट्रेंड कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, लोग क्या सेफ समझेंगे कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें कि गोल्ड के स्टॉक मार्केट? देखिए, मैं पॉइंट्स पिक करता हूँ जो अभी डिस्कस जल्दी मैं बात करता हूँ। देखिए, इन्होंने जो आपने नंबर बताया रियल एस्टेट में रिटर्न का, इसकी जो बेसिक सोर्स ऑफ डेटा है वो ज़मीन.com का एक इंडेक्स होता है जिसको इस्तेमाल करके ये बताया गया। एंड मलिक साहब इज़ एब्सोल्युटली राइट, देयर आर एरियाज़ इन पाकिस्तान जहाँ पे आपको मोर देन 100% आपको जो है वो रिटर्न मिला है, और 200% पे लोग जो हैं वो निकले। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई है फैसल, और वो प्रॉब्लम ये हुई है दैट इवन इन, मैं अभी रिसेंटली लास्ट वीक बैंकर्स के साथ बैठा हुआ था जो कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग देखते हैं, और मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर का मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम हैज़ बिन अ सक्सेस, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो सक्सेस है वो ये कि मैं एक ज़माने में मॉर्गेज बैंकर खुद रहा हूँ फैसल, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद के बाहर बैंक्स फाइनेंसिंग करते ही नहीं थे। इस स्कीम का फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान के छोटे शहरों में बैंक फाइनेंसिंग शुरू हुई है। अब छोटे शहर भी हमारे बहुत छोटे शहर नहीं हैं, गुजरावाला, मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और जेलम वगैरह इन जगहों में, पेशावर, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और लेकिन और आरडीए का जो फ़्लो पाकिस्तान में आया है, जो काफ़ी पैसा आया है, और या जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज़ किया रेमिटेंसेस को आने को, बहुत सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। इसका एक नुकसान हुआ है, और इसका एक नुकसान ये हुआ है कि मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अब प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना जो एंट्री बैरियर है वो बहुत बड़ा हो चुका है। यानी वो एक अपार्टमेंट जो कि अब से कुछ अर्सा पहले आपको 1 करोड़ में मिल जाया करता था, आज 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए में भी शायद आपको ना मिले। मेरा पाकिस्तान जो फाइनेंसिंग स्कीम है उसमें एक सर्टन मिलियन पे गवर्नमेंट ने शायद 5 मिलियन या 6 मिलियन पे इसको कैप किया हुआ है। भैया बाकी पैसा कहाँ से लेकर आओगे? सो आपके लिए रियल एस्टेट के दरवाजे जो हैं वो ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोगों के लिए बंद होते जा रहे हैं, बट येस देयर आर स्टिल सर्टन एरियाज वेयर यू कैन इन्वेस्ट। नाउ कमिंग टू द 2022 की अगर आप बात कर रहे हैं, उमेर इज स्पॉट ऑन। स्टॉक मार्केट में अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए, एक और बहुत बड़ा मसला है कंपेयर टू बिटकॉइन। स्टॉक मार्केट की नेगेटिव परसेप्शन है पाकिस्तान में। आप एक टिपिकल सड़क पे चलते हुए पाकिस्तानी से पूछ लें, उसको 2 ऑप्शन दें, भैया स्टॉक मार्केट में करोगे, क्रिप्टो में करोगे, आई कैन गारंटी यू क्रिप्टो एक ज्यादा डेंजरस इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह उसमें वो कहेगा मैं क्रिप्टो में कर दूंगा, बिकॉज बैरियर टू एंट्री उसमें कुछ भी नहीं है। अकाउंट अपना बाइनेंस में खोलो, पीयर टू पीयर अकाउंट करो, पैसे ट्रांसफर करो, और जी बिटकॉइन ले लिया मैंने, डोज कॉइन और शिबा इनू किस्म के, मैं वो लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करूंगा, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज होंगे जो इनको कॉइन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टॉक मार्केट नहीं बाबा, यहाँ तो मेरा पैसा डूब जाता है, यहाँ तो और ये सारी चीजें है, इधर कुछ सेठ बैठे हुए हैं जो मार्केट गिरा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में उमेर माइट कंफर्म दैट शायद 2.25 या 2.5 लाख पाकिस्तानी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। इवन बांग्लादेश में दैट नंबर इज अबव 2 मिलियन नाउ। सो द परसेप्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज सो रॉन्ग दैट अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, आई सी दिस क्रिप्टो थिंग ग्रोइंग इन पाकिस्तान, और अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट इसमें कोई रेगुलेशंस लेकर नहीं आती या क्रिप्टो में आपके पास इस तरह की स्टोरीज नहीं आती कि जी 10,000 पे बिटकॉइन आ गया एंड ऑल और लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, अगर ये इसी प्राइस पे भी रहता है
आई थिंक क्रिप्टो इज गोइंग टू ग्रो इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। The year 2022 is a crypto year. इट कुड बी अ क्रिप्टो ईयर अनलेस गवर्नमेंट सडनली हमारी जाग जाती है और कहती है जी हम बैन कर रहे हैं। और FIA की खबरें मार्केट में आई थी, Unless notice ले लें। ये देखिए सोशल मीडिया पे खबरें काफ़ी पॉपुलर हुई थी। आई डोंट नो ऑफ एनी वन पर्सनली जिसके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ हो या कोई उस पर प्रेस रिलीज निकला हो या कुछ निकला हो कि जी हमने इतने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। नहीं, जो पैसे बना रहे हैं वो इसमें दबा के पैसे बना रहे हैं इस वक्त। और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट, आई डोंट सी कि कोई उनका खास प्लान है। इसलिए रेगुलेशन भी ज़रूरी है ना कि अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो फिर उससे बचना है या नहीं बचना। देखिए अब क्रिप्टो में देखिए क्रिप्टो बाय डेफिनेशन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म। क्यों दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स क्यों क्रिप्टो को पसंद नहीं करते? उसकी रीज़न यही है कि वो उन बैंक्स के दायरे इख्तियार से बाहर ऑपरेट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, चाइना ने, आपको पता है वहाँ पे क्रिप्टो को उन्होंने उनके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लिया। सो चाइना इज़ गोइंग टू बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है। और फरवरी के महीने में बीजिंग में जो ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें एक्चुअली वो लोगों को इस्तेमाल करने को देंगे कि जो रेमिनबी होगी दैट वुड बी अ डिजिटल रेमिनबी बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। और आपको गेम्स के टिकट्स परचेज करने हैं, आपको खाना परचेज, आप डिजिटल करेंसी, डिजिटल रेमिनबी के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अपनी इंटेंशन बता चुका है, दे वांट टू हैव अ डिजिटल PKR, यानी वो लोगों को वही फैसिलिटी देना चाहते हैं जो उनको क्रिप्टो में मिलती है, विद द रेगुलेशन एंड बैक्ड बाय द स्टेट बैंक। एंड आई थिंक दिस इंटायर मैटर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कल को फेडरल रिजर्व अमेरिका का कहते हैं कि भाई इनफ ऑफ क्रिप्टो नाउ, इवन दो कहते हैं जी $10 ट्रिलियन इसकी जो है वैल्यूएशन पहुंच गई है, बट there is a question mark. However, because of the entry barrier and ease of entry, I think पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट क्रिप्टो में अगले साल बढ़ता हुआ ही मैं देख रहा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आदिल अजहर, मोहम्मद एहसन मलिक और उमैर नसीर हमारे साथ मौजूद थे। और आपने जहाँ भी पैसा लगाना है सोच समझ के लगाएं, आपने क्रिप्टो में लगाना है कि रियल स्टेट में, सोच समझ के लगाएं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद बातें होंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे सिंध में बच्चों की सेहत से मुतालिक। वैसे तो सिंध में महकमा सेहत का क्या ही हाल है, सब जानते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन, इंसदाद पोलियो मुहिम तो सिंध हुकूमत बड़ी जोरों शोर से चलाती आई है, मगर सिंध के अस्पतालों का हाल ये है कि यहाँ पे कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। इसमें सिंध हुकूमत की अपने रिजर्वेशन हैं, उनके अपने हीले बहाने हैं। खसरा हो जाए, ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की अमवात हो जाए, इसके आदाद व शुमार तो एक अलग और खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। इन मौज़ूआत पर तो हम बात करते रहते हैं। पहले लेकिन एक और अहम मामला, सिंध में निमोनिया का शिकार होने वाले बच्चों के बारे में अब बात करें तो रवा साल यानी 2021 में 1-2 नहीं, 400-500 भी नहीं, बल्कि 7,500 से ज़ायद बच्चे निमोनिया के बायस ज़िंदगी हार गए। महकमा सेहत सिंध का खुद ये कहना है कि इनमें से बेशतर बच्चों की उम्रें 5 साल से भी कम थी। सूबे में रवा साल निमोनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 27,000 से ज़ायद रही, जिनमें 40% बच्चे शहरी जबकि 60% बच्चे देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ भी हैरत होगी आपको कि सिंध हुकूमत जो सेहत के मामले में हर रोज़ कोई ना कोई बयान देती है, ऐलान करती है, इक़दाम की नवीद सुनाती है, मगर निमोनिया का शिकार होने वाले बच्चों में से ज़्यादातर को निमोनिया की वैक्सीन लगाई नहीं जा सकी। बच्चों में निमोनिया की अलामात क्या होती हैं, इस बारे में माहिरीन सेहत कहते हैं कि सांस तेज़ चलती है, बुखार, मतली, जिस्म पर नीले धब्बे आ जाते हैं और खांसी होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में ये अलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर से वो रुजू करे। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हिरा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतना लीथल है ये, और ख़ास तौर पे जो सिंध का जो ये रिकॉर्ड आया है कि ज़्यादातर बच्चे जो मरे हैं वो 5 साल से कम उम्र के हैं, उस पर जाहिर सी बात है निमोनिया कितने एज के बच्चों के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होता है, ये बताइए। वल्नरेबल ऑफ कोर्स ये अंडर एज, जैसे आपने अंडर 5 और इसको रिपोर्ट किया है और WHO ने भी इसी एज ब्रैकेट को रिकॉर्ड किया है। इट इज़ बिकॉज कि ये एज ऐसी है कि जहाँ पे ऑर्गन्स आपके मैच्योर हो रहे होते हैं, आपके पास कोई कोलैटरल्स बने हुए नहीं होते जिसको आप सेफ्टी पैसेज कहते हैं, जो विद एज डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जिसके अंदर अब EPI ने जो है निमोनिया के वैक्सीन को डाल दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, जो आपको वक्तन फवक्तन लग जानी चाहिए। 2 साल के अरसे से पहले जो बच्चे की पैदाइश के शुरू के 2 साल होते हैं उसके अंदर लग जानी चाहिए, हम नहीं लगवा पाते। उसकी वजह से निमोनिया की जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत डेविस्टेटिंग हो जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। अच्छा,
डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये भी है कि जो निमोनिया है हमारे, क्योंकि हमारा मलबा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे गिरता है, बट लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट्स नाउ। और एक आम तासुर ये वालदैन में है कि जी ये निमोनिया हो गया तो ये फला झाड़ फूक कर दें तो ये खुद ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसको इतना सीरियस नहीं लेते, तो इस पर आप क्या कहेंगी? अनफॉर्चुनेटली सारा मसला ही अवेयरनेस का है, क्योंकि अगर लोगों को अवेयरनेस हो तो ये बीमारी इतना हमें हिट भी ना करे। झाड़ फूक की वजह से ही जो है बीमारी, जितना आप लेके आते हैं डॉक्टर के पास, उतना ही उस बीमारी को तशखीस करते करते संभालना ऑफ कोर्स वो उतना ही लेट होता चला जाता है। हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो पैदाइशी टीकों का अमल है उसको मुकम्मल कराया जाए। अभी आपने जैसे अपने पैकेज में पोलियो की बात की, दूसरी वैक्सीनेशन की बात की कि यू वुड बी एस्टोनिश टू हियर कि जब हम पोलियो मुहिम के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हैं कि लोग वहाँ पोलियो के रिफ्यूज़ल के साथ हमें ये तक बताते हैं कि हम तो हिफाजती टीके लगाते ही नहीं, हम तो और ये मैं अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ, तो आप रूरल एरिया को क्या ही कहेंगे। और रूरल एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की कॉल होती है उस पर। तो इट इज़ सोनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस जो हम इस तकलीफ से नबरदमा हो रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ज़रा इस पे जानना चाहूँगा कि क्या हमारे पास, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा हमने पिछले दिनों भी बात की कि जी सख्त-गज़ीदगी के जो वाक़यात होते हैं, डॉग बाइट होते हैं, उसकी वैक्सीन नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल वो फेडरल पे डालती है, फेडरल जो है वो प्रोविंशियल पे डालती है। होता यह है कि बच्चा इसके बीच में रुल जाता है और मर जाता है। ना ये जो हमने स्टार्ट शेयर किए हैं कि इतने बच्चों को वैक्सीन मिली ही नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है ये वैक्सीनेशन देना? अच्छा, आई टेल यू कि ये जो वैक्सीन है निमोनिया की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर और गरीब ममालिक के अंदर WHO इसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होगी कि वैक्सीन मिलती नहीं है। कि वर्किंग इन गवर्नमेंट और बीइंग पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, आई वुड से कि वैक्सीन भी अवेलेबल है, हर गवर्नमेंट की EPI सेंटर पे अवेलेबल है। और लोग अगर ना लगवाना चाहें तो इसमें हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं कि ज़ाहिर बात है जब कैंपेन्स आती हैं हम तो डोर टू डोर भी जाते हैं, मगर अगर पेरेंट्स रिफ्यूज़ करके ये कहें कि जी मेरा बच्चा है और मेरी मर्ज़ी, तो इसमें हम भी बेबस अपने आप को समझते हैं कि हम क्या करें। अब आपने डॉग बाइट की वैक्सीन की बात की, ये भी अवेलेबल होती है, बट देन लोगों को ये नहीं पता होता कि किस सेंटर से मिलेगी। अब वो किसी छोटे सेंटर पे जाएंगे, बड़े गवर्नमेंट सेटअप में दी जाती हैं वैक्सीन, जहाँ पे कोल्ड चेन मैनेजमेंट हो सकती है। वैक्सीन को स्टोर करने का एक टेम्परेचर होता है, एक तरीका होता है, एक मैनेजमेंट पूरी कोल्ड चेन होती है। अब जिन छोटे सेटअप के अंदर ये अवेलेबल नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ हम ये वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही कलील मिकदार में ऑलरेडी हमें मिल रही होती है और इसको स्टोर करना, इसको प्रिजर्व करना खासा जिम्मेदारी का काम है। इसलिए ये वैक्सीन हम कह सकते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि जी कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और एक आधा जो केस पे रिपोर्ट हो जाता है तो फिर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, उसके ऊपर पैनिक क्रिएट होता है कि जी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, बट ये अवेलेबल होती है बड़े सेटअप्स के अंदर गवर्नमेंट। डॉक्टर साहबा, आप पर्सनली क्या समझती हैं, दुनिया कितनी आगे जा चुकी है कि अब ट्रांसप्लांट तो उससे भी मामला बहुत आगे जा चुके हैं, कॉर्निया और रेटिना की सर्जरी से भी मामला बहुत आगे जा चुके हैं, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे मुल्क में, जहाँ पे आई एम सॉरी टू से बट लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए तो पैसे हैं, बट सेहत पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। निमोनिया जैसी चीज़ जो कि शायद दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इतना थ्रेटनिंग नहीं है, पोलियो जहाँ पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, वी एज हेल्थ सिस्टम कहाँ पे फेलियर है हमारा, कहाँ पे हम फेल कर रहे हैं जो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहे? हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पूरा एड्रेस करता है, मगर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कैन जस्ट गिव द रिकमेंडेशन, वी कैन कम फॉरवर्ड विद द वैक्सीन इन द टीम, बट वी कैन नॉट चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट। रेट कायम करना या उसको इन्फोर्स करना थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही हुकूमत का काम है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें ज़ाहिर बात है अपने आप को तनहा महसूस करेगा कि जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स या पुलिस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहें कि कानून का निफाज इनका काम है, हमारा हाथ में कानून नहीं है। हम सिर्फ मसीहा हैं, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं, वैक्सीन की तरसील कर सकते हैं, वैक्सीन मंगवा सकते हैं रिक्विजिशन पे, रिक्विजिशन भी हम गवर्नमेंट को ही देते हैं। तो वी आर स्टक एंड बाउंड टू मल्टीपल आर्म्स, और बस ये है कि जिस भी तरीके से हमें दरिया में भेज दिया जाता है हम कोशिश करते हैं कि 100% अपने लोगों को फैसिलिटेट कर पाएँ। और डॉक्टर साहब आखिर में मुझे बताएं उन वालिदैन के लिए जो जिनके बच्चों को निमोनिया हो जाता है, और वो उसकी सबसे पहले तो हमने अलामात बता दी, तो वो घर बैठे ये अलामात देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं,
इनको कितनी जल्दी इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और डॉक्टर्स के पास कितनी जल्दी लेके जाना चाहिए ताकि ना सिर्फ ये कि वैक्सीन लगने में जल्दी हो सके बल्कि दीगर जो चीज़ें हैं सिम्टम्स को उनको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा देर ना हो। as soon as आप देखें किसी भी सूरत हाल में बच्चे को जब भी फीवर हो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, फीवर एसोसिएटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इट शुड बी एड्रेस्ड ऑन इमरजेंसी बेसिस, क्योंकि फीवर ऑलरेडी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फीवर अगर बच्चे को हो रहा है दैट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी। ये वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म का रिएक्शन होता है फीवर इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हैं विच नीड टू बी एड्रेस। तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि जब भी फीवर हो बच्चे को और उसके साथ कोई दूसरी एसोसिएटेड सिम्टम हो जाए तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, ये बहुत डेविस्टेटिंग होता है। As soon as you see your child is having fever, pyrexia जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई या कफ हो गई, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं ताकि वक्त पे अगर उसका स्प्यूटम कल्चर हो रहा है या चेस्ट एग्जामिनेशन है हम टाइम पे कर सकें और उसकी मेडिकेशंस जो हैं वो टाइमली अरेंज होकर और उसको स्टार्ट की जा सकें ताकि द अर्लियर द बेटर के रिजीम को हम फॉलो कर सकें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा। जैसे कि आप ये फरमा रही हैं कि द अर्लियर द बेटर, आप जब देखें कि आपका बच्चा जो है उसमें ये सारी सिम्टम्स हो रही हैं तो घर ना बैठें और देर ना लगाएं बल्कि डॉक्टर के पास चले जाएं। और दूसरी चीज़, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोशिश करें कि बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ हुकूमत पे ना डालें, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, आप ख़ुद भी अवेयर हो जाएं और अवेयर होने के बाद कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है वो इस बीमारी से दूर दूर रखें, क्योंकि बीमारी जो है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, जहनी बीमारी भी होती है। और कुछ नहीं, बहुत सारे जहनी बीमार हमारे पड़ोस में अब हमें बहुत आया नज़र आ रहे हैं। बात कर रहे हैं भारत की। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कुशी की मुहिम की बात सिर्फ एक बार नहीं हुई है, ये बात हो रही है और होती जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो बोल पड़े हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि भारत को मुकम्मल खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। 20 करोड़ मुसलमानों का खात्मा आसानी से तो नहीं हो सकता। नस्ल कुशी की तहरीक शुरू की गई तो मुसलमान भरपूर मुकाबला करेंगे। इस अहम मामले पे बात करने के लिए शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, सवाल भी कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट। जब भारत में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो हमारे अजीम कायद है, कायद आज़म, उनकी हमें वो कही हुई बात याद आ जाती है कि भारत में जो ठहर जाएंगे मुसलमान, उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। आज से 70-75 साल पहले ये बात हुई थी, अब ये चीज़ ठीक साबित हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान बनना ही एक बहुत बड़ी दानिशमंदी और दूरअंदेशी थी। अब देखें, वो जुमे के जहाँ नमाजें पढ़ते हैं वहाँ वो गोबर फेंक रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन होगा। मुसलमान एक हद तक ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है, फिर उसका जज्बा ईमानी जिंदा हो जाता है। आज जो कुछ यूपी में हो रहा है, सीपी में हो रहा है, जिस तरह उनके शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इलाहाबाद के नाम बदले जा रहे हैं, मुसलमान मुफक्करों के नाम बदले जा रहे हैं, और जिस तरह मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, दर हकीकत में एक हिंदू तत्व की हुकूमत है। और मोदी ने एक भी बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जिस तरह कश्मीर में एक रिएक्शन है, इस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक रिएक्शन पैदा होगा, क्योंकि एक इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि बर्दाश्त इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये इस जगह पहुंच जाए कि इस्लामी इक़्तिदार को और इस्लामी उनकी जिम्मेदारियां निभाने में रुकावटें पैदा हो, तो फिर ये रुकावटों को दूर करते हैं। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान अपने गांधी का जो फलसफा था और गांधी के फलसफे के खिलाफ जो पॉलिसी उसने अपनाई है, उसकी इसे कीमत अदा करनी पड़ेगी। शेख साहब, बात सिर्फ एक मुसलमान की नहीं है। वहाँ पे हमें पता है कि दलित के साथ जो होता रहा, नक्सलाइट्स के साथ जो होता रहा, ईसाइयों सिखों के साथ जो होता रहा, वो तो भारत किसी तरीके से कवर करता रहा है। अब उनके जो फादर ऑफ द नेशन हैं मोहनदास करमचंद गांधी, उनको भी उनके मजहबी ये जो संसद हुआ था उसमें बुरा भला कहा गया, यहाँ उनकी हतक की गई, गाली तक दी गई, और वहाँ से ये मामला शुरू हो रहा है। और जिन्होंने उनको मारा था नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा बाज़ाब्ता की जा रही है। इस पे उठ के उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट पॉलिसीज़ हैं, शायद उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इसको सामने लेकर आए थे, लेकिन अब
हो सकता है उनको उल्टी पड़ना ये शुरू हो जाएं। और खाना जंगी की जो बात की नसीरुद्दीन शाह ने, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, खाना जंगी तो बिल आखिर मुसलमान जो है एक हद तक बर्दाश्त करेगा, फिर वो उठेगा। और जब मुसलमान उठता है तो उसके लिए जिंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती। लेकिन एक बात जहन नशीन रख लेनी चाहिए कि मोदी जो है, जो पैदा हुआ बाबरी मस्जिद से, जिसकी सियासत की इब्तिदा बाबरी मस्जिद से हुई, वो किसी भी इंतहा पसंदी में जा सकता है और उसका टारगेट जो है वो मुसलमान है और क्रिश्चियन भी हैं, और वो हिंदी दत्त का एक देवता बनने की कोशिश कर रहा है। वो जिस किस्म की उसकी गुफ्तगू है, जो उसकी सोचें हैं, उसकी कीमत सारे इंडिया को देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और शेख साहब, आखिर में सिर्फ ये चीज़ कि सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद, गोजरा हादसा, इसके अलावा नाम बदलना आप जैसे खुद कह रहे हैं, ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी? क्या दुनिया को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि सिर्फ अब कश्मीर नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम की तमाम तर भारत में आग लगी हुई है? देखिए, हिंदुस्तान को अगर ये नज़र नहीं आ रही तो ये हिंदुस्तान की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क इस तरह नहीं रह सकता, और फिर वहाँ पे दुनिया की इस्लामी कुव्वतें जो हैं वो भी अपना असर दिखाती हैं। सो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए मसलों को दावत दे रहा है, और इस मसाइल की उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। भारत में जो एक इंतहा पसंदी की नई लहर चल पड़ी है, उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा कुछ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। और ये साल जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अच्छा गुजरा है। आप सबको याद होगा किस तरीके से रोहित शर्मा और उसके बाद केएल राहुल को शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया था। इन बड़े लड़कों का एक्शन रिप्ले छोटे बच्चों ने करके दिखाया अब से कुछ दिन कबल, जहां पे अंडर 19 एशिया कप में हमारे बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अफगानिस्तान को भी हराया और उसके बाद भारत को आखिरी गेंद पे चौका मार के जो है वो उन्होंने शिकस्त दी है। और आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में श्रीलंका का मुकाबला करने जा रहा है, और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो बांग्लादेश और भारत के दरमियान है। तो कवी इम्कान है कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल हम देखेंगे। इसके अलावा पीएसएल जो है उसमें भी क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक हो चुकी है। ड्राफ्टिंग तो हो चुकी है, मिनी ड्राफ्टिंग भी जो है वो करीब है, और इसके साथ साथ अब बहुत इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। अभी तक वैसे पीएसएल का एंथम अभी तक नहीं आया है, और सबसे बड़ा जो जिसको कहते हैं ना लैंग्वेज में रौला, ये इसी का पड़ता है यार ये पीएसएल का एंथम कौन गाएगा, कब आएगा। तो इस सब पे क्रिकेटिंग एंड नॉट सो क्रिकेटिंग गुफ्तगू हम करेंगे। सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। चले सबसे पहले तो ज़रा अंडर 19 से शुरू करते हैं, पीएसएल की हम बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ा शानदार साल रहा है। हम ज़रा 2021 को रिवाइंड करें तो कोरोना और महंगाई एक तरफ, लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त ये साल रहा है। और अंडर 19 की ज़रा बात कर लेते हैं। तो भारत को हराया, गो के हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि वो टेलीवाइज कब होगा, हुआ ही नहीं। अफ़गानिस्तान से, हाँ ये हमें कहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया है। क्या चांसेस देख रहे हैं आज श्रीलंका के खिलाफ? कैसी टीम है अंडर 19 श्रीलंका की, और कैसा रेट करेंगे उनको? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सुबह बखैर फैसल, और बड़े दिनों के बाद आपसे जो है वो टाकरा हो रहा है, और जिस तरह से आज टाकरा है पाकिस्तान और श्रीलंका का, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अंडर 19 की बड़ी अच्छी रही है। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान अंडर 19 के जो कप्तान है कासिम अकरम, बड़ी मेहनत से आए हैं। उनके वालिद की लाहौर में पुराने कपड़ों की दुकान है, और कासिम अकरम को बड़ा शौक था, वो टीम में आए और फिर उसके बाद अब वो कप्तानी कर रहे हैं। और उन्होंने, आपने देखा होगा, गुज़िश्ता मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। तो अंडर 19 क्रिकेट फैसल बेस फराहम करती है, और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के इतने दौरे नहीं हो रहे अंडर 19 के। आप देखें माजी के जितने प्लेयर्स थे, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, अब्दुल रज़ाक हो, बेशुमार इंज़मामुल हक, बेशुमार क्रिकेटर्स, उमर अहमद शहजाद, उमर अकमल, बाबर आजम, ये सब अंडर 19 से आए हैं। तो अंडर 19 बेस फराहम करती है, और अब तवक्को ये है कि पाकिस्तान आज अगर श्रीलंका को हराता है और पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान 2 दफ़ा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। एक मरतबा सरफराज अहमद की कप्तानी में 2006 में जब पाकिस्तान ने भारत को श्रीलंका में फाइनल में हराया था, और एक मरतबा 2008 में खालिद लतीफ़ की कप्तानी में। तो पाकिस्तान के लिए मौका है। जिस तरीके से टीम ने रिदम शो किया, और जैसे आप बता रहे थे फैसल, आप तो हमसे ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं कि अफगानिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया अफगानिस्तान ने, और पाकिस्तान भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीता। तो तवक्को यही है
कि पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करे, और उधर से भारत के इम्कानात रोशन है, भारत बांग्लादेश को हरा कर आता है तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत टाकरा होगा। इस साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत का मैच हुआ, फिर जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट था उसमें 2 मरतबा बांग्लादेश में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आए, और इस मरतबा अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक मरतबा पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेला है, और अब देखें फाइनल क्या होता है। और जहां तक आपने बात की फैसल 2021 की, तो 2021 का जो आखिरी क्वार्टर है, जो आखिरी 3-4 महीने, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे साबित हुए, क्योंकि इस साल के अवाइल में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर था, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही थी। कप्तान बाबर आजम अनफिट हो गए थे, रिजवान ने कप्तानी की, बहुत सारी चीजें थी। और फिर उसके बाद आपका जिम्बाब्वे का, साउथ अफ्रीका का दौरा, वहां एक मैच हारे, फिर उसके बाद इंग्लैंड का दौरा, वहां हम हारे सीरीज, फिर वेस्ट इंडीज का दौरा, वहां एक टेस्ट मैच हारे। लेकिन फिर उसके बाद टीम ने जो मोमेंटम गेन किया, अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से, तो वो T20 वर्ल्ड कप में था, जहां पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त था और फिर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया। अच्छा मिर्जा भाई, इससे पहले मैं PSL की आपसे बात करूं, एक सवाल हमेशा से मेरे जहन में ये रहता है। आपने जब जिक्र किया, ऑब्वियसली अंडर-19 एक बेस लाइन है कि जहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ आती है नेशनल टीम में। आप इंडिया की देख लें, जितने इनके प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली से लेके सारे, वो भी अंडर-19 से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ से भी आप देख लें। अच्छा, पूरी दुनिया में जो रेट ऑफ कन्वर्जन है फ्रॉम अंडर-19 टू द नेशनल टीम, क्या वो वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तान में है? आपने बात की सरफराज को उस वर्ल्ड कप की, जिसमें अनवर अली का बॉल इतना नहीं, इतना स्विंग हो रहा था, और वो और कौन था सामने? यही थे रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, यही थे सारे। आज ये स्टार बने हुए हैं, और अनवर अली जो हैं वो अपनी पूरी मेहनत और पूरी जान लगाने के बावजूद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि उनका तो वो स्विंग ही ख़त्म हो गया, वो एक्शन ही ख़त्म हो गया। वो ऐसे उनका राउंड आर्म आता था, और अब अनवर अली ने पता नहीं क्यों राउंड आर्म अपना ख़त्म करके सीधा उनका आर्म आ रहा है। तो हमारे पास मैं देख रहा हूँ कि शायद उतना ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होता अंडर-19 से नेशनल में। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल, अब गुज़िश्ता चंद बरस से ऐसा हो गया, वरना इससे पहले तो पूरी की पूरी अंडर-19 टीम जो पाकिस्तान की होती थी, बाद में वो सारे लड़के पाकिस्तान की सीनियर टीम में खेला करते थे। लेकिन अब अगर आप देखें, एक तो बुनियादी वजह ये है कि 3 मार्च 2009 के बाद से, जब से श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ फैसल, उसके बाद से हमारे यहाँ एक तो क्रिकेट नहीं हो रही, वरना गैर मुल्की टीमें आती थी, पाकिस्तान अंडर-19 उनसे खेलती थी, पाकिस्तान ए खेलती थी, और पाकिस्तान ए और पाकिस्तान अंडर-19 के गैर मुल्की दौरे भी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गए, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को एक्सपोजर नहीं मिला। और आपकी बात सही है। अब अगर आप देखें जिस तरह से अनवर अली था कि वो आया और फिर उसके बाद क्या हुआ, आप देखें कि 2008 का जो वर्ल्ड कप था, अंडर-19 वर्ल्ड कप, उस टीम के हमारे कप्तान थे इमाद वसीम, उस टीम में मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, शान मसूद, उमर अकमल, इतने प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। और भारत के कप्तान थे विराट कोहली, और भारत वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, फाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को हराया। लेकिन फिर उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, उसकी रीजन यही है फैसल, एक तो हमारे टूर कम हो गए, दूसरे हमारे यहाँ अंडर-19 के लड़कों पर तवज्जो नहीं दी सेलेक्टर्स ने, पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम मुंतखब की, जिसकी वजह से वो टैलेंटेड लड़के जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनकर आते थे, जिनके आंखों में ख्वाब थे कि वो सुपर स्टार बनेंगे, वो नहीं बन सके। तो एक तो सिलेक्शन की बुनियादी वजह कि जहां पर अपने मंजूर नजर लोगों को नवाजा गया, और दूसरी वजह गैर मुल्की दौरे ना होने और गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान ना आने की वजह से भी अंडर-19 से लड़के हमारे पास नहीं आए। चले, लेकिन दुआ करेंगे यही कि हालात बदलें, थोड़ा मौसम बदले, हवा बदले, थोड़ा टॉपिक बदले। और PSL की बात करें मिर्ज़ा भाई, सीधा सवाल है, क्या इस बार PSL हम बहुत बड़ा होता देख सकेंगे? मेरा कहने का मकसद ये है कि रमीज़ राजा बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा है कि जी मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसमें पैसा डालना चाहता हूँ, मैं इसमें इंटरनेशनल स्टार्स मज़ीद डालना चाहता हूँ। हमें ये कहने में बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर हम तकाबुल करें IPL का और PSL का, तो IPL की जो स्टार पावर है बहुत ज़्यादा, उनके बॉलीवुड फैक्टर को अगर मिनहा भी कर दें, उसके बावजूद भी मतलब कौन कौन नहीं है वहाँ पे, और हमारे पास पता नहीं कौन कौन है। तो मुझे ये बताएं कि क्या इस बार हमें बड़े प्लेयर्स, बड़े स्टार पावर मिलेगी? देखिए फैसल, इस मरतबा हमारे पास से जो दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, वो उनमें से बहुत से कम आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कि इस दौरान बांग्लादेश लीग भी होगी, BBL, बांग्लादेश क्रिकेट लीग जो है वो वहाँ हो रही है बांग्लादेश में,
उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश जैसी ही खत्म हो रही होगी तो प्लेयर्स यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। एमिरेट्स क्रिकेट लीग होनी थी लेकिन सुना है कि अब वो आगे हो गई है। लेकिन इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि स्टार्स की, क्योंकि एक तो हमने शेड्यूल भी, फैसल 2016 से मैं कवर कर रहा हूँ ये पाकिस्तान सुपर लीग, शेड्यूल अमूमन फरवरी में होता है। इस मर्तबा हमने जनवरी में हम शुरू कर रहे हैं 27 जनवरी से, और फिर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। दूसरे ये कि रमीज राजा की तो ये ख्वाहिश है कि बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन बजट कितना है फ्रेंचाइजेस का, और फ्रेंचाइजेस को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो गुज़िश्ता दौर में एहसान मानी के, तो बहुत सारे फैक्टर्स जमा हो गए। अब अल्लाह करे कि इस मरतबा चूँकि अब पाकिस्तान में हो रही है 16 मैचेस है कराची में, 19 मैचेस लाहौर में, तो उम्मीद तो यही है कि शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी स्टार्स को तो कम से कम देखने के लिए आएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे जो फ्रेंचाइजेस ने लिए, लेकिन वो बात नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब 2016 में फैसल ये शुरू हुई थी लीग, तो उस वक्त पीएसएल के बारे में किसी के वहम गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन जाएगी। लेकिन इस ब्रांड को हमने खराब करने की भी कोशिश की है। पीसीबी और फ्रेंचाइजेस के दरमियान जो थोड़े बहुत तनाज़ात रहे, फिर वो अदालत चले गए गुज़िश्ता दौर में, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दुआ करें कि इस मरतबा PSL 7 अच्छे तरीके से हो और उसी तरीके से हो जिस तरह से माजी में होती चली आई। अच्छा मिर्ज़ा भाई, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है और अब जो क्रिकेट की जो फाइनेंशियल साइड है ना, इसको भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा है तो खेल है, और खेल है तो खिलाड़ी है। पैसे के बगैर तो भैया कुछ नहीं चलता। ठीक है जी। अब रमीज़ राजा साहब का ये मौक़िफ़ है कि जी जो होटल है वो भी वहीं पे बनना चाहिए, जिसके लिए वो बड़ी तगदौ भी कर रहे हैं कि जी यहीं पे स्टेडियम के करीब एक 5 स्टार होटल बन जाए, उसके बाद उसकी रेनोवेशन और उसकी जितनी प्रिजर्वेशन है वो भी प्राइवेट हाथों में हो। तो क्या आप इस मॉडल से इत्तेफाक करते हैं? क्या बाकी दुनिया का जो क्रिकेट को चलाने का जो मनी मॉडल है, हम उससे कितना दूर हैं, कितना करीब हैं? हम काफी दूर हैं। और जहां तक आपने बात की फैसल होटल की, तो जो नेशनल स्टेडियम कराची की जमीन है बाहर, वो क्रिकेटिंग पर्पस के लिए, स्पोर्टिंग पर्पस के लिए, अगर आप उस पर जो है वो होटल जो कमर्शियल पर्पस के लिए होगा ना, क्योंकि टीमें पूरा साल तो हर वक्त तो टीमें नहीं आएंगी, कुछ मतलब दौरे होंगे और उसके बाद तो वो उसको आप किराए पे देंगे, तो उस पर भी एतराज हो सकता है। आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर बनने आया तो सिंध गवर्नमेंट भी उस पर एतराज कर सकती है और कोई अदालत से भी रुजू कर सकता है कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये जमीन क्रिकेट के लिए। तो एक तो ये मसला है। दूसरे ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा एक विजन के साथ आए हैं, सोच रहे हैं। 13 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया, बहुत सारी चीजें की हैं, और उनके साथ अब नए CEO जो है फैसल हसनैन आ गए कि जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, जो कराची में पढ़े। तो अब देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट को किस सम्त में लेकर जाता है। रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अग्रेसिव की कराची में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 1 मैन शो हो रहा है। तो अब देखते हैं कि, और उन्हें चूंकि पूरी आशीर्वाद हासिल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो कि पेटर्न इन चीफ है, तो अब देखते हैं किस सम्त में जाता है। लेकिन अब आप देखें ना कि PSL के लिए स्पॉन्सरशिप के हवाले से HBL ने दोबारा 3 साल का रिन्यू किया है, वरना पहले शुरू में कोई आ नहीं रहा था। जब 2016 में नजम सेठी ने शुरू की थी, HBL आगे आया। तो स्पॉन्सर्स के आने के बाद और दीगर चीजों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस वक्त डायरेक्टर कमर्शियल नहीं है। बाबर हामिद को सैक कर दिया था PCB के साबिक डायरेक्टर कमर्शियल को, तो कोई डायरेक्टर कमर्शियल ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको रमीज राजा को अभी हैंडल करना है, और तवक्को रखें कि ये सारी चीजें, फाइनेंशियल चीजें खास तौर पर बेहतर होंगी आइंदा आने वाले दिनों में। और आखिर में जाते जाते 2021 जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा रहा। 2022 कैसा देख रहे हैं मिर्ज़ा भाई? हमने देखा कि पाकिस्तान, वो छोटी छोटी जो चीज़ें थी, फील्डिंग हमने बहुत अपनी ज़बरदस्त कर ली है, हमारे डिसीजंस अच्छे होना शुरू हो गए हैं, हम टेस्ट ODI और T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने अपनी जो रविश थी एक कि नहीं जी पहले टोटल जो है वो बोर्ड पे लगा के और फिर उसको वापस आके अपने बॉलर से चेज़ जो है उसको डिफेंड करवा लो, हम वो रविश बदल रहे हैं, हम चेज़ करने पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट 2022 में ऊपर आता देख रहे हैं मज़ीद? जी हाँ, सबसे बड़ी तो बात यह है कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें, जिन्होंने 3 मार्च 2009 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो 23 बरस से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, इंग्लैंड की टीम 15 बरस से नहीं आई है, 2006 में आखिरी मरतबा आई। तो ये टीमें आ रही हैं
कि जो बड़ी टीमें और जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा हौसला मिलेगा। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से आपने कहा कि फील्डिंग बड़ी इंप्रूव की है, T20 में हम एक्सपर्ट हो गए, टेस्ट मैचेस में अलबत्ता हमें जो मजबूत टीमों के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी की ज़रूरत होगी। आप देखेंगे मोहम्मद रिजवान जो है ICC अवार्ड के उन 4 T20 के बेहतरीन खिलाड़ियों में नॉमिनेट हुए, जिनमें से एक खिलाड़ी का इंतखाब किया जाएगा। थोड़े से अनलकी रहे शाहीन शाह अफरीदी जो उनमें नहीं आ सके, उन्होंने 9 मैचेस में 47 विकेटें ली हैं। काइल जेमिसन का नाम है जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब यंग टैलेंट आ रहा है, लड़के अच्छे आ रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इस पत्थर को तराशने की जरूरत है ताकि ये हीरा बन सके। लेकिन जो चीफ सेलेक्टर हैं, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, उन पर भी सवालिया निशान है कि आया वो रहते हैं या नहीं रहते। सिलेक्शन कमेटी नई बनती है कन्वेंशनल टाइप की या नहीं बनती है, और फिर डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान साहब जाते हैं या नहीं जाते। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें रमीज राजा को दुरुस्त करना होगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं और दीर आपके लिए चलेंगे। यहाँ हुई है बर्फ़बारी और उसके बाद फ़िज़ा ऐसी निखरी, लोग जो है सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाया और पहुँच गए लोहारी टॉप। यहाँ पे शहरी हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट देखिए। अपर दीर पर बर्फ का मौसम आया है। बर्फबारी के बाद जब फिजा साफ शफाफ हुई, मनाजिर निखर गए, लोग दूर दूर से सैर के लिए पहुंचने लगे, लोहारी टॉप की सुरंग का रुख करने लगे, बच्चे बर्फ से खेलने कूदने लगे। और यहाँ पर हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। बहुत से लोग रिश्तेदारों के साथ बर्फबारी देखने आए। लाहौर से आए हैं, लाहौर में क्योंकि बर्फ़ नहीं होती तो हम यहाँ देखने आए थे और काफ़ी बर्फ़ पड़ी है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फबारी के बाद कहीं कहीं सफाई का काम भी जारी है ताकि सयाहों को घूमने फिरने में सहूलत रहे। सैयद जाहिद जान, समा, लोहारी दीर। तो फिर अगर आपका भी मूड बन गया है तो देर ना करें और दीर पहुंच जाएं। सिर्फ दीर नहीं बल्कि इस मुल्क के दीगर हिस्से जहां पे जो दावत नज़ारा दे रहे हैं आपको, जहां बुलंद व बाला पहाड़ हैं और उन पहाड़ों की चोटी पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब चोटी पे तो क्या, अब हर जगह ही बर्फ़ पड़ी है, लेकिन जहाँ भी जाएं एहतियात के साथ जाएं। देख लें कि वहाँ जाने के रास्ते खुले हैं और ये भी देख लें कि आगे 2-3 दिनों में मौसम कैसा होने जा रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर जब होंगे हाजिर तो आपको बताएंगे कि आप जितने का सामान इस वक्त कहीं और से ले रहे हैं, अगर वही ज़रूरतें जो ज़रूरत की ज़िंदगी की ज़रूरत की अशिया हैं वो आपको सामान उससे कम कीमत में, आधी से भी कम कीमत में मिले तो फिर कैसा होगा। एक ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक। शदीद महंगाई है और इसमें सब कुछ सस्ता मिल जाए तो कैसा लगेगा। और सिर्फ 1-2 आइटम नहीं, बाजार लगा है पूरा, जो चाहे ले लें। घी हो, तेल हो, दूध हो, दही हो, मक्खन, चॉकलेट, जूस, केक, परफ्यूम, खुशबूद, कपड़े धोने वाला पाउडर और क्या क्या बताऊँ आपको। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ दस्तयाब हैं, टीम नया दिन ने जाने की कोशिश की है। चलिए दिखाते हैं आपको। हम आए लियारी में और काफ़ी अरसे से बाज़गश्त है कि ईरान की सस्ती और अच्छी मसनूआत यहाँ आ रही है बाज़ार में। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर आएँ और देखें कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ईरानी, क्या ये वाकई मयार में बहुत अच्छी हैं और कीमतों में कम हैं। वैसे अगर आप बलूचिस्तान की साइड पर निकलें और गवादर से शुरू करें और आगे विंदर तक आए तो आपको ईरानी प्रोडक्ट्स हर जगह मिलती हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, कि चाहे खूरनी तेल हो या कोई और। लेकिन कराची में, लियारी में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर कारोबार भी इस वक्त जारी है और जो अंदर लोग जितने मौजूद हैं उससे देख के ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि लोग ठीक ठाक लेने आ रहे हैं। आए अंदर चलते हैं। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के, यानी कि क्रीम जो है वो भी है, चिंगम भी है, चॉकलेट भी है। तो ऐसे एक भाई हमारे साथ हैं, वो यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने आए। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मकबूल अहमद। मकबूल भाई इधर क्या लेने आए? ईरानी चॉकलेट वगैरह लेने आया हूँ। अच्छा, तो मकबूल भाई ये ईरानी चॉकलेट क्यों, पाकिस्तानी मज़ा नहीं कर रही? पाकिस्तान में तो बस पन्नी होती है, चॉकलेट तो कम ही होती है।
तो यहाँ पे है ना कम रेटों में मिल जाती है। ईरान वाली चीज़ खालिश भी होती है, भरपूर भी होती है। भाई बीमार भी नहीं होता इससे बच्चा। मैं अपने बच्चों पे पहले ना चेक करता हूँ चीज़ें, ब्रांड कोई भी चीज़ लेके जाता हूँ ना अपने बच्चों पे चेक करता हूँ। प्राइस में भी बड़ा फ़र्क है। प्राइस में भी बहुत फ़र्क है। इस्तेमाल करते हैं आप ये वाले प्रोडक्ट? जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? 4-5 माह हो गए। 3-4 महीनों से। और कैसा लगा क्वालिटी में? अच्छी चीज़ है। अगर इसको पाकिस्तानी जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उससे अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है? अभी तो यही बेहतर है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से यही जो सही बात है। आपने यहाँ से क्या क्या लिया? हम लोग तेल ही लेने आए हैं, खाने वाला तेल लेते हैं ना। कितने का इधर से मिलता है ईरानी जो है, और पाकिस्तानी कितने का मिलता है? पाकिस्तानी 350-400 का है, ये 250-300 का पड़ता है। और क्वालिटी किसकी अच्छी? अभी तो इसकी अच्छी हम इस्तेमाल किया है जो चीज़ का, उसकी तो अच्छी है क्वालिटी। कब से लेने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 1.5-2 महीने 3 महीने से आ रहे हैं, जब से पाकिस्तानी तेल महंगा हुआ है। अच्छा, तो पाकिस्तानी तेल कितने का ले रहे थे और ये सस्ते में कितना मिल जाता है? ये हमें पड़ जाती है 700 रुपये की बोतल, 1100 की बोतल पड़ जाती है, समझे ना। और पाकिस्तानी तो आपको पता है इससे डबल कीमत है पाकिस्तानी की। अच्छा, क्वालिटी में कोई मामला? अच्छा है, ईरानी तेल इसमें मिलावट नहीं है। अच्छा, तो चाचा ये बताएं कि वो जितना महंगाई इतनी हो गई है, तो हुकूमत को नहीं बेहतर ये करना चाहिए कि इसको आम बंदों के लिए जो है वो इजी कर दे इसका लेना? तो इसमें तो फिर हुकूमत को खुद सोचना चाहिए ना इस बारे में। भाई जो पाकिस्तानी आवाम जो है पिस रही है महंगाई में, और वो कुछ तवज्जो ही नहीं है इमरान खान की। अच्छा, आप इधर लियारी के ही रहे? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सिर्फ लियारी के लोग यहाँ से नहीं आते, कराची भर से आते, बल्कि एक भाई बदीन से भी आए हुए, मैं आपसे मिलवाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैर? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नाम आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई, क्या क्या लेके जा रहे हैं? भाई यहाँ से आयल आता हूँ, लेकर जाता हूँ। मैं सामान लेने आता हूँ तो आयल लेके जाता हूँ। आप बदीन से इतनी? जी जी। अच्छा, तो कितने अरसे से आ रहे हैं? कितने? ये तकरीबन मुझे 2.5-3 महीने हो गए यहाँ से लेते हैं। तो क्या महंगा मिल रहा था, क्या सस्ता मिल रहा है? पे तो 350 रुपये लीटर मिलता है, यहाँ पे हमारे को मिलता है 270-260 रुपये। जैसे कि 2 ले जाता हूँ, 15 दिन बाद आ जाता हूँ, वो लेकर जाता हूँ बस। लेके जाते हैं? बिल्कुल। तो सिर्फ तेल लेके जाते हैं, बाकी चीज़ें भी लेके? नहीं, ये तेल ले जाता हूँ, कभी वो दूसरी चीज़ें भी ले जाता हूँ। और खाने बनाया आपने इसमें कोई? बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसको फ्रिज में रखा, वो भी सही है बिल्कुल। लोगों को क्या पैगाम देंगे, हुकूमत को क्या पैगाम? हम हुकूमत को ये पैगाम देते हैं, दोनों सूबाई और कौमी दोनों ना कराए। क्या है कि गरीब का चाहिए आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये तो है ही नहीं। गाड़ियाँ सस्ती करिए, गाड़ी को कौन लेगा? गरीब थोड़ी लेता है, अमीर लेता है, MLA लेता है, MPA लेता है। गरीब थोड़ी लेगा। गरीब गाड़ी थोड़ी खाएगा, आटा खाएगा, चीनी खाएगा, घी खाएगा। और ईरान से आने वाली चीज़ सस्ती? बिल्कुल सही है। हम कहते हैं ईरान का पूरा बॉर्डर खोल दे इधर। क्या अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि जब लोकल बाज़ारों में मिलने वाली अशिया इतनी महंगी होती जा रही हैं कि आम लोगों की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इस शहर से नहीं, शहर दूर बदीन से, गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं ज़िला दादू मेड़ तालका से आया हुआ हूँ। यहाँ से आपने सामान यहाँ हमारे को सामान ये सस्ता मिल रहा है। हमारे को ये 1000 रुपये किराया या 2000 रुपये किराया जो लगता है वो हमारे को नहीं महंगा पड़ता है। मगर ये जो है, जो हम ज़्यादा चीज़ें इधर से ले जाते हैं, महीने का ले जाते हैं, तो समझो हमारे को 6000-7000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो दादू, बदीन और दीगर गाँव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि क्या इन चीज़ों को रेगुलराइज कर दें या फिर अभी भी हम अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही चलें। जब ऐसी सस्ती अशिया आती है तो उस पर कारोबार में कितनी आसानी आती है? जी, आप खुद ही देख ले कि यहाँ हमारे यहाँ तेल की कीमत कितनी बढ़ गई है। गरीब आवाम जो रोज़मर्रा का जो कारोबार करता है, जो रोज़ जाके कमा के लाता है, उनके लिए ये पहुँच से बाहर है। जो ईरानी है और प्रोडक्ट है, ये उनको सस्ता पड़ता है। क्यों कि तो जो तेल है, जो तेल 360-370 रुपये किलो है। अभी ईरानी जो तेल आते हैं 200, 250 बेटा बात सुनो, तो महाबर है 200 आदमी बेरोजगार हो जाएगा अगर आप लोग इस तरीके से करोगे। अरे आप मना खबर है, गलत बात नहीं कर रहे चाचा, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर सस्ती चीज़ मिल रही तो इधर आके लें। आवाम जो है एकदम पिस चुका है। आवाम कमाने जाता है जब ना,
उनको मिलता है 500, 1000, वो फिर घर पे आते हैं, घर पे उनको ये पूरा नहीं हो जाता है। जब उनके घर वाले मार्केट जाते हैं, उनको एशिया की जो कीमत मालूम होती है, वो वहाँ सोच में पड़ जाते हैं कि क्या खरीदें, सब्ज़ी खरीदें या तेल खरीदें या घी खरीदें। दाल खरीदने की हिम्मत नहीं होती आजकल। अभी गरीब आदमी यहाँ से आके तेल लेके जाता है, छोटा डिब्बा लेके जाता है, उनके यहाँ 15 दिन चल जाता है, वही हो वहाँ से ले वो 5 दिन नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कीमत है ये माशाल्लाह 4 लीटर है। अब 4 लीटर है कि हम लोग 1000 रुपये में दे रहे हैं। अब अंदाज़ा करें 4 लीटर का क्वालिटी भी उससे बेहतर है। बहुत अच्छा भाई, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में बन रहा है ना, उस अगर ऑयल को आप देख लो ना, उसको आप सालन में बनाओगे, फ्रिज में रखोगे तो वो सालन जम जाता है। ये सालन में जमता नहीं है। इसकी फर्स्ट क्वालिटी यही है, पहचान यही है कि क्वालिटी 1 की। लोग जो हैं वो आपने खुद देखा, जब कुछ लोग यहाँ पे ये समझे कि शायद ये बंद कराने हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये है कि लोगों का ये कहना है कि अगर इसको लीगलाइज किया जाए और अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, वहाँ से सस्ती अशिया आएँ, तो ये किसका भला होगा? ये यहाँ के खित्ते के अवाम का ही भला होगा। अब एक चीज़ किस तरीके से होगी, ये सवाल अरबाब इख्तियार से। तो यकीनन अब इतनी महंगाई होती है, जो आम आदमी है जिसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलानी है, जिसे रोज़ाना के तौर पे रोटी, चावल, दाल और घी ये सब चाहिए, शायद उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस शायद इतने माने नहीं रखते, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस से गालिबन पेट नहीं भरता। पेट भरता है तो सस्ती अशिया से। अब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। कल जब हमने यहाँ पे विज़िट किया तो विज़िट करने के बाद पता चला कि जो ये क्रीम होती है, मिल्क क्रीम, अगर आम बाज़ार में आप जाएं तो आपको 150 से लेके 200 तक की वो मिलती है, लेकिन यहाँ पे यही क्रीम जो थी, जो आप देख सकते हैं इस वक्त फुटेज में, 40 रुपये की थी। पनीर अगर आप एक पैकेट लेने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 100 रुपये से ऊपर का ही मिलता है, लेकिन एक पनीर का पैकेट यहाँ पे वो तकरीबन 40 से 50 रुपये में दस्तयाब था। और खुद ने तेल की तो आप कीमतें खुद भी देख चुके हैं कि लोग कितने का यहाँ से लेके जा रहे हैं और आप कितने का लेके यहाँ पे जाते हैं। अब प्राइस तो कम है, बट सवाल आता है क्वालिटी का, और वो क्वालिटी जो है, जब आप ख़ुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे, शायद मेरे कहने से आप बिलीव ना करें, लेकिन जब आप, बहुत से लोग हैं जिनको पता होता है कि जी चॉकलेट जो ईरान से आ रही हैं, वो एक भाई ने ये भी कहा कि जी अगर हम यहाँ से लोकल लें तो वो तो पन्नी, यानी सिर्फ उसकी पैकिंग होती है और उसके अंदर थोड़ी सी हवा होती है और आधी चॉकलेट होती है, लेकिन यहाँ पे जब आप चॉकलेट यानी प्रोडक्ट्स को इस तरह की लें तो आपको भरपूर मिलती हैं। मतलब इससे ज़्यादा मैं और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, भरपूर मिलती हैं। तो खैर, ये मामलात किस तरीके से सीधे होंगे ये तो फिर वक्त ही बताएगा। अब आगे आपको ले चलते हैं, एक म्यूज़ियम आपको लेके चलेंगे। बहुत सारे म्यूज़ियम्स आपने देखे होंगे, लेकिन लाहौर में कायम है एक आबी हयात का अजायब घर। इन सबसे मुनफरद है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली बेशतर अक़साम की मछलियों और कीड़े मकोड़ों को यहाँ महफूज किया गया है। आयशा ता की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली आबी हयात का पहला म्यूजियम लाहौर में बनाया गया है, जहां ताज़ा पानी की मछलियों, आबी परिंदों और कीड़े मकोड़ों को महफूज किया गया है। आइए आज आपको इस म्यूजियम की सैर करवाते हैं। पाकिस्तान के पानियों में पाई जाने वाली मछलियों की मजमूई इकसाम 200 हैं। इनमें से 193 इकसाम की मछलियों को म्यूजियम का हिस्सा बनाया गया है। मछलियों के कुछ दोस्त और दुश्मन कीड़े मकोड़े और आबी परिंदे भी यहाँ मौजूद हैं। प्रिजर्व करने के लिए एक्चुअली हम केमिकल यूज करते हैं, वो फार्मालिन है और इसके अलावा थाइल अल्कोहल। दूसरी होती है ड्राई प्रिजर्वेशन, उसमें हम स्टफिंग करते हैं फिश की। मनावा में कायम अजायब घर की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही मछलियाँ और कीड़े जमा किए जाते हैं जो पाकिस्तान की आबी गुजरगाहों, दरियाओं और नदी नालों में पाए जाते हैं। अलग अलग हर दरिया की अलग अलग डिस्प्ले की हुई है। और फिशरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें दरियाओं और हमारे नदी नालों की जो मछलियाँ हैं वो भी इसमें काउंट होती हैं। म्यूजियम का इल्म ना होने की वजह से आम शहरियों के इधर आने का रुझान कम है। म्यूजियम का हिस्सा बनाई गई बहुत सी मछलियाँ और कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं जिनकी नस्ल मादूमी के खतरे से दो चार है। ऐसे में महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट इनकी बहाली के लिए भी इकदाम उठा रहा है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। तो म्यूज़ियम आपने देखा, बस एक्वेटिक म्यूज़ियम जब जहनों में आता है तो पता नहीं हम क्यों दुबई वगैरह के हमारे म्यूज़ियम जहन में आ जाते हैं। ऐसे भी म्यूज़ियम होते हैं। अभी आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।